एक सिंपल बट सीरियस सवाल। अगर दुनिया के सबसे डेंजरस वायरसेस में से एक दोबारा आउटब्रेक क्रिएट करे और उस वायरस के लिए अप्रूव्ड वैक्सीन भी अवेलेबल ना हो, तो क्या दुनिया को वरिड होना चाहिए और क्या इंडिया को भी अलर्ट रहना चाहिए? अभी यही सिचुएशन बना हुआ है सेंट्रल अफ्रीका में, जहां ये सारी चीजें अभी डेवलप हो रही हैं। और वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, यानी डीआरसी में इबोला आउटब्रेक रैपिडली स्प्रेड हो रहा है। और सिचुएशन सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई है कि डब्ल्यू ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। सबसे वरिंग बात इसमें यह भी है कि ये नॉर्मल इबोला स्ट्रेन नहीं है, ये बुंडी बुग्यो स्ट्रेन है, जिसके लिए अभी तक कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो अब नेचुरली सवाल ये है कि इबोला एक्चुअली होता क्या है? ये इतना फियर्ड वायरस क्यों है? क्या ये ग्लोबली स्प्रेड हो सकता है? और इंडिया के लिए एक रियल रिस्क यहां पर क्या बन सकता है? तो आज हम क्लैरिटी और साइंटिफिकली इस चीज को समझेंगे कि फियर ना क्रिएट करते हुए इसका इंफॉर्मेशन कैसे लिया जाए। और आउटब्रेक्स जितने भी हमने देखे हैं, हमारे देश भर ने देखा है, अनफॉर्चुनेटली कोविड के समय भी देखा है, जितने भी आउटब्रेक्स हैं उनको समझना इंपॉर्टेंट होता है और पैनिक नहीं करना है। ठीक है? So welcome viewers to Legacy IAS. In this video, we are going to cover an important topic that has appeared in the first post, and this is 600 suspected cases and counting. Why is Ebola spreading so fast, and is India prepared? So starting with this, the new Ebola outbreak. सबसे पहले हम लोग जानकारी लेते हैं कि what exactly has happened, है ना? सबसे पहले ये सारे जो फैक्ट्स हैं उनको क्लियर करते हैं कि exactly हो क्या रहा है। तो करंट आउटब्रेक प्राइमरली डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ईस्टर्न रीजन्स में सेंटर्ड है, स्पेशली ऐसे प्रोविंस में, उसका नाम है इतुरी प्रोविंस। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि हंड्रेड्स ऑफ सस्पेक्टेड केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और डेथ्स भी काफी रैपिडली इंक्रीज हो रही है। सिचुएशन और कंसर्निंग तब बनी जब उगांडा में भी लिंक्ड केसेस कंफर्म हुए। मतलब ये कि जो वायरस है वो बॉर्डर्स को भी क्रॉस कर रही है। मतलब एक तरीके से आप समझो कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी क्यों है, क्योंकि ये क्रॉसिंग द बॉर्डर्स का भी केस बन चुका है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो स्ट्रेन है वो नॉर्मली, आपको पता रहेगा कि नॉर्मली लोग इबोला के एक सिंगल वायरस समझते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि इबोला जो है वो मल्टीपल स्ट्रेन्स में होते हैं, जैसे जायरे स्ट्रेन, सुडान स्ट्रेन और अब बूंदी बुज्यो स्ट्रेन। ठीक है? तो करंट आउटब्रेक का प्रॉब्लम यही है ना? करंट प्रॉब्लम ये है कि बूंदी बुज्यो जो स्ट्रेन है उसके लिए अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं बनी और इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सिचुएशन को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न यानी कि PHEIC इसको डिक्लेयर कर दिया है। WHO हैज डिक्लेयर्ड द इमरजेंसी, है ना? तो ये डिजिग्नेशन ऐसे ही कैजुअली नहीं दिया जाता है। WHO सिर्फ तब यूज करता है जब आउटब्रेक इंटरनेशनल स्प्रेड का रिस्क क्रिएट करता है। अब इसमें एक और वरिंग पॉइंट ये है कि एक्सपर्ट्स बिलीव दैट आउटब्रेक शायद वीक्स या मंथ्स तक अनडिटेक्टेड रहा हो, है ना? अगर वो अनडिटेक्टेड रहता है तो इससे क्या होता है कि वो बिना किसी के नोटिस में आए हुए, या तो फिर किसी भी अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के भी नोटिस में बिना आए हुए, वो काफी लोगों में स्प्रेड कर जाता है। और आउटब्रेक्स में यही सबसे ज्यादा डेंजरस चीज होती है, जैसे कि डिलेड डिटेक्शन कहते हैं। सिंपल लाइन में अगर हम लोग समझें तो ये है कि वायरस डेंजरस होता है, बट इनविजिबल स्प्रेड उससे और ज्यादा डेंजरस उसे बना देता है। तो अब नेक्स्ट हम लोग ये समझते हैं कि व्हाई इबोला इज समथिंग दैट इज फियर्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मतलब व्हाई इबोला टेरिफाइज द वर्ल्ड। ठीक है? सबसे पहले उसकी जो मैकेनिज्म है कि इतना फियर्ड क्यों है, उसके मैकेनिज्म और उसके जो पीछे की साइंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन इट इज स्प्रेड थ्रू बॉडीली फ्लूइड्स, है ना? मतलब कि इबोला जो है
वो प्राइमरली बॉडीली फ्लूइड्स के थ्रू स्प्रेड होता है, यानी कि ब्लड, वॉमिट, सलाइवा, स्वेट, इन्फेक्टेड सर्फेसेस, ऑल कैन स्प्रेड इन्फेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को और केयर गिवर्स को सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी झेलना पड़ सकता है। मतलब कि अगर वो काम पर जाएंगे तब भी उनका जो वल्नरेबिलिटी है टुवर्ड्स गेटिंग इन्फेक्टेड इज मच मच हायर। ठीक है, तो अभी करंट आउटब्रेक में हेल्थ केयर वर्कर्स इन्फेक्शंस को ऑलरेडी रिपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। दूसरी चीज, हाई फेटेलिटी रेट, यानी कि एक तो होता है कि आपको इन्फेक्शन हो गया और उसके बाद आप रिकवर भी कर गए, ठीक है, थोड़ा टाइम लगा, आप रिकवर कर गए, या तो फिर आपने वैक्सीन ले लिया, उसके बाद आपको इन्फेक्शन ही नहीं हुआ। लेकिन वो वाली जो केसेस होते हैं जिसमें कि आपको इन्फेक्शन हुआ और कितने लोग उससे मरते हैं, मतलब कितने लोग फाइनली दे आर डेड बिकॉज ऑफ दिस इबोला वायरस स्ट्रेन, तो वो जो होती है वो फेटेलिटी रेट होती है। और इस पर्टिकुलर स्ट्रेन की फेटेलिटी रेट हिस्टोरिकली अराउंड 30 to 50% तक रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इन्फेक्ट हो जाते हैं उनका सिग्निफिकेंट परसेंटेज सर्वाइव नहीं करता। तीसरी चीज डिजीज प्रोपगेशन, सीवियर इंटरनल डैमेज, हेल्थ केयर वर्कर्स वल्नरेबल, वीक हेल्थ सिस्टम्स वर्सन आउटब्रेक्स, है ना। तो सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर हम लोग डिजीज प्रोग्रेशन की बात करें कि एक बार आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपको कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको देखने के लिए रहने चाहिए। तो ये है हाई फीवर, वीकनेस हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ऑर्गन फेलियर हो सकता है। और ये सारी चीजों के बीच आपका जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा डिटोरिएट कर सकता है। चौथी चीज ये कि हेल्थ केयर सिस्टम का भी एक चैलेंज है यहाँ पर, वो ये है कि आउटब्रेक रीजन्स ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्लेसमेंट और वीक इंफ्रास्ट्रक्चर को फेस कर रहे हैं। अब आप इमेजिन करो कि आप ऑलरेडी डेंजरस वायरस के गिरफ्त में हो, हॉस्पिटल्स का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, और जो टेस्टिंग कैपेसिटी है जिससे कि डिटेक्शन हो, पता चले कि रिस्क ऑफ स्प्रेड कितना है, कितना ज्यादा स्प्रेड कर रहा है, कितनी तेजी से स्प्रेड कर रहा है, वो जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत पुअर है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है वो आउटब्रेक्स को एक्सप्लोसिव बना देता है। और जो करंट आउटब्रेक है उसमें टेस्टिंग शॉर्टेजेस भी रिपोर्ट हुई है। फिफ्थ इज द वैक्सीन प्रॉब्लम। वैक्सीन प्रॉब्लम ये है कि जायरस स्ट्रेन के लिए अप्रूव्ड वैक्सीन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बुंडी बुजो स्ट्रेन के लिए अभी भी अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है। साइंटिस्ट जो हैं वो अर्जेंटली वैक्सीन कैंडिडेट्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द वन लिंक टू सीरम इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। अब इसमें इंपॉर्टेंट इंसाइट क्या है कि इबोला तब सबसे ज्यादा डेंजरस हो जाता है जब वायरस वीक हेल्थ सिस्टम से टकराता है। अब नेक्स्ट सवाल, शुड इंडिया बी वरिड, मतलब कि इंडिया की क्या स्थिति है अगर एक और इस तरीके का पैंडेमिक आता है या फिर इन्फेक्शंस इतने ज्यादा स्प्रेड करते हैं, तो क्या हम तैयार हैं या फिर क्या इंडिया को एक तरीके से वरिड होना चाहिए इन केसेस को, और या इन राइजिंग केसेस को देखते हुए। सो इंडिया रिस्क असेसमेंट, तो एक बार बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो सबसे पहली बात यह है कि करंटली इंडिया में कोई इबोला केस रिपोर्ट नहीं हुआ है लिंक्ड टू दिस आउटब्रेक, तो ये एक अच्छी बात है। सेकंड, ओवरऑल जो रिस्क है वो अभी लो माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि इबोला कोविड जैसा एयरबॉर्न वायरस नहीं है ना। इसको आप ये गलती मत करिएगा समझने की कि वो एक एयरबॉर्न वायरस है, और अगर एयरबॉर्न वायरस होता है तो उसका जो स्प्रेड, उसका जो रिस्क ऑफ स्प्रेड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अब जनरली क्लोज फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड होता है इबोला वायरस को स्प्रेड होने में। मतलब कि मतलब ये है कि कैजुअल स्प्रेड डिफिकल्ट होता है ना। मतलब कि अगर अगर ये फैलता भी है तो बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में आएंगे जिससे वो जिसका इन्फेक्शन हो रखा है इबोला वायरस से, तभी आपको ये इन्फेक्शन कैच ऑन करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि लो रिस्क है एज कंपेयर टू कोविड। हालांकि ये जो लो रिस्क है उसका मतलब जीरो रिस्क नहीं होता है। मॉडर्न वर्ल्ड में इंटरनेशनल का जो लेवल ऑफ ट्रैवल है ना, कई बार आप देखोगे
जो ट्रैवलिंग होती है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है अक्सर जब ऐसे पब्लिक हेल्थ कंसर्न वाली डिजीजेस सामने आती है, क्योंकि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी होता है एंड देन इट क्रॉसेस द बॉर्डर्स एंड इन्फेक्ट्स द कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो आप देखोगे इंटरनेशनल ट्रैवल भी बहुत फास्ट है और इसी वजह से आउटब्रेक्स ग्लोबली मॉनिटर किए जाते हैं। रीसेंट रिपोर्ट्स में इंटरनेशनल ट्रैवल डाइवर्जेंस और एनहांस्ड स्क्रीनिंग ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। तो अब इंडिया की बिगेस्ट प्रायोरिटी क्या होगी? बिगेस्ट प्रायोरिटी है सर्वेलेंस, सर्वेलेंस ऑफ द डिजीज। कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? एयरपोर्ट स्क्रीनिंग करिए, रैपिड आइसोलेशन करिए, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना है, हॉस्पिटल का प्रिपेयर्डनेस करना है इन केस कि अगर ऐसे कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाती है या हमारे पास केसेस बढ़ने लग जाते हैं तो हमारे पास तमाम बेड्स, हॉस्पिटल बेड्स रेडी होने चाहिए। ऑल ऑफ दिस becomes very very important and the part of preparedness for a disaster like this. अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये कि इनिशियली इबोला सिम्टम्स कॉमन इन्फेक्शंस जैसे लग सकते हैं। ठीक है, उसको अगर वो नॉर्मल सिम्टम्स जैसे लग रहे हैं कि आपको जैसे सर्दी खांसी हो गई है उसकी वजह से आपको हो रहा है ये, तो एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है और इसीलिए हर समय कभी भी आपको ऐसा सिम्टम्स आता है तो जरूर जाके टेस्ट करा लेना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अर्ली डायग्नोसिस, और ये जानकारी अगर सब लोगों के पास नहीं है तो अर्ली डायग्नोसिस बहुत क्रिटिकल होता है ना, कि आप शुरुआत में ही करवा लीजिए ताकि आप जल्दी ठीक हो सके, रिकवर कर सके किसी भी तरीके से अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पैनिक अवॉइड करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट, बिकॉज फियर मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करता है ना, और साइंटिफिक प्रिपेयर्डनेस लाइव्स को बचाता है। तो सिंपल लाइन यहाँ पे कि इंडिया को पैनिक नहीं बल्कि प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है। और अब ये जानते हैं कि व्हाट इज द बिगर ग्लोबल लेसन, मतलब कि फाइनल अंडरस्टैंडिंग में कि ये आउटब्रेक हमें क्या सिखाता है, what this outbreaks really reveals for us and for the globe। तो सबसे पहली बात दैट कि ग्लोबल हेल्थ जो होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है, मतलब कि आप ऐसा नहीं सोच सकते कि जो वायरस है वो उसी जगह पे सीमित रहेगा। इट इज इंटरकनेक्टेड एंड दिस मीन्स दैट कि एक रिमोट आउटब्रेक भी इंटरनेशनल कंसर्न बन सकता है। दूसरी चीज कि ये अर्ली डिटेक्शन जो है वो मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है इनफैक्ट, क्योंकि एक्सपर्ट्स ऑलरेडी वार्न कर रहे हैं कि आउटब्रेक जो है वो पॉसिबली वीक्स तक अनडिटेक्टेड रहा है और यही जो डिलेड डिटेक्शन है वो आउटब्रेक्स को एक्सपोनेंशियली डेंजरस बनाता है। तीसरी चीज कि पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैटर, मतलब कि अगर आपके पास जो हॉस्पिटल्स हैं वो दुरुस्त नहीं है, वीक हॉस्पिटल्स हैं, लो टेस्टिंग कैपेसिटी है और रिसोर्स की शॉर्टेज है, तो ये सारी चीजें आउटब्रेक को और भी ज्यादा खराब बना सकती हैं, उनको और वर्सन कर सकती हैं। चौथी चीज, अगर आप कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में हो तो उन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में ये डिजीजेस के फैलने के वजह से जो रिस्क है वो और भी ज्यादा एम्पलीफाई कर जाता है। और करंट आउटब्रेक रीजन्स इंस्टेबिलिटी और वायलेंस फेस कर रहे हैं, ये भी एक आज की रियलिटी है। तो इसी वजह से आपको एड डिलीवरी और कंटेनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक तरीके से जो पॉपुलेशन है वो और भी तीन चार चीज़ों की दिक्कत दिक्कत से चल रहा है। तो फिफ्थ पॉइंट ये कि ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस अभी भी वीक है। कोविड के बाद दुनिया ने प्रिपेयर्डनेस इंप्रूव की थी, लेकिन करंट आउटब्रेक स्टिल शोज वल्नरेबिलिटीज, मतलब उसमें अभी भी गैप है। एक्सपर्ट्स ऑलरेडी वार्निंग दे रहे हैं कि पब्लिक हेल्थ फंडिंग कट्स डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आप अपने आप से पूछिए कि ह्यूमैनिटी को वायरसेस से कौन प्रोटेक्ट करता है, एडवांस्ड मेडिसिन या फिर स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स, सर्वेलेंस एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। यहाँ पे जानने के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायरसेस बॉर्डर्स रिस्पेक्ट नहीं करते बट प्रिपेयर्डनेस उन्हें स्लो कर सकती है, और यही इबोला आउटब्रेक का बिगेस्ट लेसन है। थैंक यू सो मच।